Hello students. So today we are going to start with our second session of MCQ on professional ethics and human values. तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट. पहला पार्ट हमारा हो चुका है. अगर आप में से किसी ने वो फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखे हैं अब तक, तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो पहले वो जाके पार्ट भी ज़रूर देखिए. चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द आप लोगों की एग्ज़ाम्स होने वाली है स्टूडेंट्स. तो ये जितने भी MCQ सेशंस मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट डाउन करिए और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए. ये सब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का. आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन which helps human being to transform from animal consciousness to human consciousness. ठीक है, ये क्वेश्चन है और उसके साथ उसके नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस है. What are that options? See, first option is right understanding, realization, value education और physical facilities. क्वेश्चंस क्या है पहले उसको ध्यान से समझ लिए. Identify the solution which helps human beings to transform from animal consciousness to human consciousness. एक इंसान को जानवर और इंसान के बीच में जो मेन डिफरेंस जो चीज़ हमको दिखती है वो क्या है, या हम बोल सकते हैं जानवर से इंसान के तरफ ट्रांसफ़र होने के लिए आपके लिए कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि आप एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट रियलाइजेशन, थर्ड इज वैल्यू एजुकेशन एंड फोर्थ इज फिजिकल फैसिलिटीज़. तो स्टूडेंट्स बताइए आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. और अपने आंसर्स नोट डाउन करते जाइए या साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सो दैट पता चले कि कितने आंसर्स आप लोगों के सही आ रहे हैं. देखिए द करेक्ट आंसर इज यस, राइट अंडरस्टैंडिंग. जानवरों और इंसानों में क्या फ़र्क रहता है कि जानवरों में सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है और इंसानों में सोचने और समझने की सही अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही चीज़ समझने की शक्ति होती है, जिससे कि इंसानों में और जानवरों में डिफरेंस समझ में आता है. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the third level of living? लिविंग का थर्ड लेवल क्या है. देखो यह हमारा सेकेंड यूनिट था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़े थे. ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यू एजुकेशन का ये सेकेंड यूनिट था. तो देखिए क्या है सही ऑप्शन. व्हाट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ लिविंग, क्या है बताने की कोशिश कीजिए आंसर. सोसाइटी, इंडिविजुअल, फैमिली या नेचर. व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, क्या लगता है आप लोगों को. What is the correct option for this? Take your time and give me the correct answer. Yes, the correct answer is A, that is society. First level of living is क्या है. फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग स्टूडेंट्स याद होगा आपको, सेल्फ. ठीक है, सबसे पहले होता है सेल्फ, नेक्स्ट होता है फैमिली, एंड देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल इज द फर्स्ट लेवल, देन फैमिली इज द सेकेंड लेवल, एंड थर्ड लेवल ऑफ लिविंग इज सोसाइटी, एंड फोर्थ लेवल ऑफ लिविंग इज नेचर. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. यहाँ पे अभी थर्ड लेवल पूछा है, ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी दूसरा लेवल ऑफ लिविंग पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलप्ड नेशंस आर द लाइव एग्जाम्पल ऑफ. डेवलप्ड नेशंस किसके लाइव एग्जाम्पल है. प्रॉस्पेरिटी का, वेल्थ का, हैप्पीनेस का या हेल्थ का. क्या लगता है स्टूडेंट्स व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड नेशन. प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ, हैप्पीनेस और हेल्थ. बताइए. कोशिश कीजिए, गलत भी होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों की कोशिश दिखनी चाहिए कि येस यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस.
यस, द करेक्ट आंसर इज प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी देख के हम बता सकते हैं कि ये कंट्री कितनी डेवलप्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग का आउटकम क्या होता है? वर्क, वैल्यूज, हैप्पीनेस और हेल्थ। बताइए क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? वर्क, वैल्यूज, हैप्पीनेस और हेल्थ। यस, द करेक्ट आंसर इज वैल्यूज। रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग का जो आउटकम होता है उसे हम कहते हैं वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सीन इन टू फॉर्म्स। किसी भी ह्यूमन बीइंग्स का पार्टिसिपेशन दो तरीके से देखा जा सकता है। कौन से दो तरीके हैं वो? प्रॉस्पेरिटी एंड वर्क, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग, behavior and work, behavior and wealth. What are the two forms with the help of which we can see the participation of human beings? What are the two forms? Prosperity और work से हम बता सकते हैं, values और understanding से, behavior और work से, और behavior और wealth। मुझे देखो, अब इसमें से अगर आपको आंसर नहीं आता तो पहले जो चीज़ आपको बिल्कुल इलॉजिकल लग रही है आंसर में उसको आप कट कर दीजिए। जैसे मुझे लगता है बिहेवियर और वेल्थ तो नहीं हो सकता, ठीक है। देन प्रॉस्पेरिटी एंड वर्क भी मुझे नहीं लग रहा कि ये ऑप्शन हो सकता है अगर हम ह्यूमन पार्टिसिपेशन का देखना चाहें तो। अब हो सकता है वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग हो या बिहेवियर एंड वर्क हो। तो इसमें भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिहेवियर एंड वर्क भी नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे मेरा आंसर गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि सही आंसर है बिहेवियर एंड वेल्थ, ठीक है। लेकिन जिस तरह ये जो एग्जाम्पल मैंने ली ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही थी कि कैसे हम लोग ऑप्शंस को कट करते हुए अपना सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या की, यहाँ पे जो चीज़ मुझे पहले लग रहा था गलत है उसे मैंने काट दी, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे एक एक ऑप्शन को काट के जो मुझे ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा था वो आंसर मैंने ऑप्ट करी। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं एग्जाम में। जब आपके पास 4 ऑप्शन हो और आपको आइडिया ना हो तो उसमें से जो आपको ज़्यादा सही लग रहा है उस ऑप्शन के साथ ही आपको आगे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सीन इन 2 फॉर्म्स, और वो होता है उसका बिहेवियर और वेल्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ अ बॉडी वर्क्स इन अ डैश वे। किसी भी बॉडी का जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है? अंडरस्टैंडिंग, इन अ अंडरस्टैंडिंग वे, इन अ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड वे और इन अ राइट इवैल्यूएशन वे। क्या लगता है स्टूडेंट्स, बताइए आंसर क्या होगा? द सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क्स इन अ विच वे? अंडरस्टैंडिंग वे, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे, सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड वे या राइट इवैल्यूएशन वे? कोशिश करिए कि सभी इसका आंसर, और आपको सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है साथ साथ में कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी इवैल्यूएशन करते हुए चलिए। So let's see, the correct answer is B, that is self organized way। तब किसी भी बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है? इन अ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज द बेसिक कंसेप्ट कैपेसिटी ऑफ अ सेल्फ इज नोन एज। बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ को हम क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग, पावर, वैल्यू एजुकेशन या राइट इवैल्यूएशन? क्या लगता है, व्हाट इज द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ? सब जन आंसर देने की कोशिश कीजिए और सब जन समझने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि जब हमारे यहाँ पे 3-4 सेशंस हो जाए तो लास्ट पर मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन लेके आऊँगी जहाँ आप लोगों को साथ साथ में मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी देने पड़ेंगे,
ठीक है, तो अगर आप में से जो जो लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव एक सेशन ले जहां आप मेरे क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सके, अगर आपको ऐसे सेशन में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर उसमें मुझे सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ आई सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन सच सेशन, देन ओनली आई विल डू एन एफर्ट फॉर टेकिंग सच टाइप ऑफ सेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज पावर। द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इज नोन एज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is the feeling of responsibility for nurturing, protecting and right utilizing the body। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। यस, द ऑप्शंस आर वर्क, अंडरस्टैंडिंग, संयम एंड नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हम किस काम के लिए यूज होती है? फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजिंग द बॉडी। क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज संयम। संयम is the feeling of responsibility for nurturing, protecting and right utilizing the body। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन इज knowing means having dash। what is the correct answer for this dash? self exploration, right understanding, evaluation और none of this। none of this तो होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। अब आपके पास ये तीन ऑप्शन है। अब ये तीन ऑप्शन में से आपको सोचना है कि नोइंग का मतलब क्या होता है? जानना। नोइंग यानी हम अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो नोइंग का मतलब होता है जानना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या शो करने की कोशिश कर रहा है वो? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन। क्या होता है नोइंग मीन्स? सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी हम अगर ह्यूमन वैल्यूज के एंगल से सोचे तो क्या जानना मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग है या इवैल्यूएशन है? देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज राइट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ नोइंग का मतलब होता है राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स। और ये सारे जो भी एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनको सबको नोट कर लेना, इन सबको जरूर लर्न कर लेना अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज ईच ह्यूमन बीइंग इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द। हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किसका को एग्जिस्टेंस है? एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्ट वैल्यू, सेल्फ एंड बॉडी, इवैल्यूएशन एंड मटेरियल, नन ऑफ दिस। क्या इनमें से कोई भी नहीं? क्या लगता है? बताइए। Each human being is a coexistence of cost and value, self and body, evaluation and material and none of this। अगेन यहाँ से none of this तो होगा नहीं, इनमें से एक ना एक आंसर तो पक्का है। अब वो तीनों आंसर में, इन तीनों में से कौन सा आंसर आपको ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है इसके लिए तो देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज सेल्फ एंड बॉडी। ईच ह्यूमन बीइंग इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देती हूँ, फॉर नागपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसमें से आपको ऑप्ट करना है एनी 40 क्वेश्चंस। ठीक है, एनी 40 क्वेश्चंस आपको ऑप्ट करने हैं और इन 40 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 मार्क्स रहने वाले हैं। अब ये जो 2 मार्क्स है, अगर एक क्वेश्चन गलत तो आपके 2 मार्क्स जाने वाले हैं। इस तरह से आपका जो टोटल पेपर है दैट पेपर विल मार्क, जो टोटल पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन का मार्क रहने वाले हैं 2 मार्क्स। ठीक है,
कोशिश कीजिए कि वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। 40 क्वेश्चंस यानी मिनिमम 40 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके आना ही है। अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाओगे, आंसर नहीं करोगे, तो सीधे सीधे आपके 4 मार्क्स, अगर 2 क्वेश्चन छोड़ के आते तो सीधे सीधे 4 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी वहाँ पे आपको जैसा लगता है, जो ज़्यादा रिलेवेंट लगता है, उस आंसर को मार्क ज़रूर करके आइए। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सेशंस में मैं कवर कर दूँ, लेकिन मैं अगर इतना एफर्ट ले रही हूँ और अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो मुझे वो इंटरेस्ट आपके लाइक्स में दिखने चाहिए। ठीक है, अब इस वीडियो को जितने लाइक्स मिलेंगे उसके हिसाब से ही मैं नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए लाना है या नहीं लाना उसके ऊपर सोचूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कम से कम 50 लाइक इस वीडियो पे मुझे मिलता है तो ही मैं आपके लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो सेशंस मैं ले रही हूँ, ये सेशन में जो क्वेश्चंस मैं आपके करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ज़रूर ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ तो क्वेश्चंस इस पे से क्वेश्चंस उसमें आएंगे ही आएंगे, तो ज़रूर इनको अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट है अगर आप लोगों को तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।